केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, क्या हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे, आपका पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं जिन साथियों ने नहीं देखा हो, कि हम लोगों ने पढ़ा था आपका किसको? आप कहेंगे भैया हमने विधायी संबंधों को पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है प्रशासनिक संबंधों, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। मैं आपसे कहूंगा कि इन्हीं दो शब्दों में आपको लिखना है प्रशासन क्या होता है। ये शब्द मैं आपको समझा चुका हूं पिछली कक्षाओं में। मुझे बताएं जरा, प्रशासन क्या होता है? एक नजदीकी अर्थ आप लोग उसका लगाएं कि प्रशासन से क्या मतलब होता है। मैं उम्मीद करूंगा आपका कई साथियों ने लिख दिया है आईएएस आईपीएस होता है जी प्रशासन का, कई साथियों ने लिखा है कानून व्यवस्था, कई साथियों ने लिखा है रूल, कई साथियों ने लिखा है पुलिस। तो हम अक्सर आप देखते होंगे प्रशासन ने उस पर कार्यवाही कर दी, प्रशासन के द्वारा एक उचित कार्यवाही की जाए ऐसी मांग हम करते हैं। तो प्रशासन क्या है? दरअसल में आप लोग देखते होंगे कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब कार्य करने वाली एक ऐसी संस्था है जो कि शासन को सही रूप से लागू करने के लिए काम करती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अन्य कोई भी प्रशासनिक पद हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एसडीएम हो, या पुलिस के अधिकारी हो, या फिर साथ ही आपका अगर हम बात करें आपसे रेवेन्यू रिलेटेड कोई भी अधिकारी है, राजस्व से संबंधित कोई भी अधिकारी है, तो वो सभी क्या काम कर रहे हैं? वो सभी शासन को अच्छे से चलाया जा सके इसके लिए एक कड़ी में बंधे हुए हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो ऐसे ही केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या किस तरह से एक कड़ी बनाई गई है कि दोनों एक दूसरे के काम में सहयोगी हों और कहीं ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे के काम को अड़झाई रखें, या आप इसको कह सकते हैं एक दूसरे के काम को वो उलझाए रखें। ठीक है, तो वो काम उलझे ना, उलझे ना, तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पे लिखना आर्टिकल 256। प्रशासनिक संबंध किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आप कहेंगे ये आर्टिकल 256 से लेकर के और कहाँ तक चलेंगे? 263 तक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उनकी बात हम जरूर करेंगे। तो हल्का सा कम कर लेते हैं, पहले लिखें आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 क्या कहता है? आर्टिकल 256 कहता है संसद की जो विधि है, संसद को अधिकार है विधि बनाने का, यस और नो। तो संसद की जो विधि है यानी संसद का जो कानून है, या राज्य में जो विधि है, राज्य को भी अधिकार है राज्य में उपस्थित विधि को, राज्य में उपस्थित विधि को, विधि को लागू कराना, लागू कराना, ये जो कानून है उसको लागू कराना, ये राज्य का दायित्व है। किसको सौंपा गया है ये कार्य? राज्य का दायित्व है। बात समझ में आई? संसद की विधि, राज्य में उपस्थित विधि को लागू कराना राज्य का दायित्व, यानी कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि संसद का कानून और राज्य में उपस्थित हुई लॉ ऑफ पार्लियामेंट और द लॉ प्रेजेंट इन, लॉ प्रेजेंट इन स्टेट, लॉ प्रेजेंट इन स्टेट। तो ये कार्य किसको दिया गया है? मान के चलो, इसको समझो अच्छे से। पहले संसद ने कोई विधि बनाई, कोई कानून बनाया संसद ने। अब मान के चलो उस कानून को राज्य यदि नहीं माने तो क्या होगा? तो फिर उस विधि का कोई फायदा रह जाएगा, उस कानून का कोई फायदा रह जाएगा कि भाई एक्स स्टेट ये कह दे कि हम पार्लियामेंट किस चीज़ को नहीं मानेंगे, आपका वाई स्टेट कुछ कह दे नहीं हम भी नहीं मानेंगे। तो इस तरह तो फिर मानेंगे क्यों? फिर तो राज्य जो है अपनी मनमानी करेंगे जहाँ पर सरकारें नहीं है। भाई केंद्र में ऐसा हो सकता है ना, सरकार अलग पार्टी की हो, या राज्यों में अलग पार्टी की सरकार हो, तो जो अलग पार्टी की सरकार है क्या फिर वो मानेंगी अगर उनको बाध्य ना किया जाए? इसीलिए दोनों का प्रशासन बेहतर हो सके, केंद्र और राज्य के मध्य कोई भी किसी प्रकार का विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए ये सौंप दिया गया कि भाई राज्य की ड्यूटी है। अब आप मान के चलिए कि राज्य अगर इसको ना माने तो एक टर्म होती है संवैधानिक तंत्र की विफलता। आप मुझे बताएं संवैधानिक तंत्र की विफलता पर कौन सा आपातकाल लगता है? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया हमने इसको पढ़ा था कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई तो
संवैधानिक तंत्र की विफलता दरअसल में होती क्या है? बहुत बढ़िया, आर्टिकल 356 लगता है, बहुत शाबाश, वेरी गुड। तो अब समझिए मेरी बात को। देखो, दरअसल में संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या होती है? भाई, राष्ट्रपति शासन कौन लगा सकता है? केंद्र सरकार को ये शक्ति है, संसद को ये शक्ति है। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ये शक्ति है, राज्यपाल की सिफारिश पर वो उसको लगा देते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर राज्य उस विधि को नहीं मान रहा है तो ये क्या कह देंगे कि भाई आपके यहाँ संवैधानिक तंत्र जो है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, वो यहाँ पर फेलियर प्रूव हो गया है। तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो स्टेट को इस तरह से बांधा गया है कि भाई वो अड़चन ना किसी चीज में लाए, यानी अड़चन ना लगाए कोई, और चीजें स्मूथली काम कर पाए। तो यहाँ पर छोटे से शब्दों में आप लिख भी ले लेना। तो इसका मतलब क्या हो गया? संसद किसकी है? संघ की। तो संघ के निर्देश का पालन राज्य को करना होगा। यही तो बात हुई इसका। बोले यस और नो। संघ के निर्देश का निर्देश का पालन राज्य को करना होगा। राज्य को करना होगा किसका? संघ के निर्देश का पालन। ठीक है। द स्टेट विल हैव टू फॉलो द स्टेट will have to follow will have to follow the instructions of union, यानी अर्थात संघ के निर्देशों का पालन करना होगा। और नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं करेगा। इफ नॉट, यदि नहीं करता है, तो मैंने आपको बता दिया तब आर्टिकल 365 होता है। आर्टिकल 365 बताता है फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता। और इसी आर्टिकल 365 को आधार बना करके संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और इसी को आधार बना करके, यानी ये आप समझ सकते हैं, ये तो एक कारण होता है आर्टिकल 365, और इसको कारण बना करके क्या लगा दिया जाता है? इसको कारण बना करके आर्टिकल 356। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। राष्ट्रपति शासन किन स्थितियों में किसके द्वारा और क्या प्रभाव उसका होगा, हम सब करके मुझे बताएं। बात क्लियर है? बोलो भाई, बात क्लियर है? तो 365 तो आधार है संवैधानिक तंत्र की विफलता का कि भाई केंद्र के निर्देश को नहीं मान रहा है, और फिर 356 लगा जाएगा। तो सीधी सी बात है, स्टेट तो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, इस तरह इसको आसान बना दिया गया। तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे कि भाई दोनों का प्रशासन अच्छे से चल पाए, तो इसके लिए संबंध। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मजबूत स्थिति आपको किसकी दिख रही है? संघ की या फिर राज्य की? यहाँ पर संघ आपको मजबूत दिखाई देता है या राज्य? ये भी थोड़ा अवलोकन आप करते रहना। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो स्थिति है वो हमें किसकी किसकी मजबूत दिखी है? तो संघ की स्थिति मजबूत दिखी है। अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरी बात की गई अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अखिल भारतीय सेवाएं, यदि मैं आपसे कहूं कोई एक नाम आप लिखिए, कल मैंने आपको बताया था, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यूँ तो हम इनके बारे में आगे चल के भी पढ़ेंगे जब हम संघ लोक सेवा आयोग और आपका लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग को। तो वो आर्टिकल 312 में बताया गया है। अभी सिर्फ थोड़ा सा नोट कर लेना, अखिल भारतीय सेवाओं को कहाँ पर बताया गया है? आर्टिकल 312 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख सेवाएं आती हैं? तो इसमें तीन सेवाएं सबसे बड़ी हैं, आप जानते हैं, आईएएस, आईपीएस और आपका आईएफएस, यानी कि भारतीय विदेश सेवा, जो कि बाद में जोड़ी गई थी 1966 में। लेकिन आप मुझे बताइए, तो यहाँ पर क्या होता है? इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बोलेंगे भी फटाफट से। इन सब की, बहुत सारे साथियों ने लिखा यूपीएससी, बहुत शानदार। इस शब्द की आज हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो, अखिल भारतीय सेवाओं में जो भर्ती होती है, भर्ती यानी कि जो आपका रिक्रूटमेंट होगा, उनका जो प्रशिक्षण होगा, उनकी जो ट्रेनिंग होगी, ठीक है, प्रशिक्षण हो गया उनका, और उसके बाद में उन पर जो नियंत्रण होगा, ये सारे अधिकार संघ सरकार के पास में है। संघ सरकार या केंद्र सरकार आप कह सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट आप कहें, यानी कि इन सब के जो रिक्रूटमेंट्स के राइट होंगे, जो इनके ट्रेनिंग के राइट्स होंगे, ट्रेनिंग के,
जो इन पर कंट्रोल होगा वो किसका होगा, तो आप लिख लेना सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात केंद्र सरकार का इन पर नियंत्रण होगा। लेकिन आप मुझे बताओ ये लोग राज्य में कार्यरत होते हैं या नहीं। याद रखना ये जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, दोनों, दोनों से मतलब है मेरा केंद्र और राज्य के लिए काम करते हैं, केंद्र और राज्य के लिए काम करते हैं, केंद्र और राज्य के लिए, केंद्र और राज्य के लिए कार्य करते हैं, दोनों के लिए। ऑफिसर्स विल वर्क फॉर, ऑफिसर्स फंक्शंस ऑफ बोथ, दोनों के कार्य करते हैं। आपके जिले में या आपने कभी आईपीएस को देखा है अपने यहाँ पर, बताएं यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी। तो वो स्टेट में भी हैं और सेंटर में भी हैं, ठीक है, दोनों ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य का इन पर नियंत्रण नहीं है। ना तो राज्य इनको देखो भर्ती करता है, ना राज्य के पास वो अधिकार है इनको भर्ती करने का अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, ना उनके प्रशिक्षण का। तो ये सारे राइट दिए गए हैं केंद्र सरकार को। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे केंद्र मजबूत दिखाई देता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद कुछ आयोग बताऊंगा और मैं कहूँगा उन आयोगों की रिपोर्ट जो है, तो वो रिपोर्ट किस तरह से थी, अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए, या क्या क्या रिपोर्ट उन्होंने दी, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो अभी इसमें कौन सा आप जानते हैं, अभी जनरली आप समझते हैं आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या इंडियन फॉरेन सर्विस जो 1966 में जोड़ी गई, भारतीय विदेश सेवा। अब मैंने एक शब्द यहाँ पर यूज किया, इनकी भर्ती तो यूपीएससी कराता है, ये तो ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आपका जब आर्टिकल 315 से 323 को हम पढ़ेंगे। प्रशिक्षण मुझे बताइए, वो भी हम हालांकि वहाँ पर जानेंगे, लेकिन क्या आप थोड़ा सा जानते हैं कि आईएएस का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है, तो मुझे आप बताएं। तो कहाँ पर होगा, बताएं फटाफट से लोग। आईएएस का प्रशिक्षण होता है लब्सना में, कहाँ पर होता है, और लब्सना कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बोले जी फटाफट से। भैया आपने बताया था राज्यपाल राजनीति से नहीं होना चाहिए, और नहीं अभी बताएंगे वो सारी चीज़ों को, आज भी एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य ये बड़ा विवाद है। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत बढ़िया भैया। उत्तराखंड में होती है, उत्तराखंड में होती है, मसूरी में होती है लप्सना। ऐसी आईपीएस ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, वो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल में, है ना, इंस्टीट्यूट में, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। तो उनके सबके अधिकार किसके पास हैं, आपका केंद्र के पास में, लेकिन कार्य दोनों के लिए कर रहे हैं, और राज्य को यहाँ पर अधिकार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रशासन को मजबूत बनाया गया, केंद्र के प्रशासन को, और भी अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से। फिर यहाँ पर नोट करेंगे आप आपका आर्टिकल 258, 258, आर्टिकल 258 है, जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, प्रेसिडेंट हैं, ये काम को कैसे बांटते हैं। राष्ट्रपति राज्य की सहमति से, राज्य की सहमति से संघ का कार्य, यानी जो केंद्र का कार्य है, संघ का कार्य राज्य को सौंप सकते हैं, राज्य को सौंप सकते हैं। उनको लगा कि भाई स्टेट जो है इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है, और राज्य, सॉरी, इसको संघ को, उनको लगता है कि भैया संघ पर अतिरिक्त कोई दबाव है, केंद्र पर कोई ज़्यादा बर्डन आ गया है किसी काम को लेकर के। तो क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, किसी एक स्टेट से बात कर लेंगे, जैसे यूपी गवर्नमेंट से उन्होंने बात कर ली, और यूपी गवर्नमेंट तैयार है, ठीक है, संघ सरकार के इस कार्य को हम कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, राज्य की सहमति से, पहले सहमति शब्द को ध्यान रख देना इसमें, क्या उसके लिए उसका परमिशन लेना जरूरी होगा, और कार्य तभी सौंपा जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं प्रेसिडेंट कैन असाइन, प्रेसिडेंट कैन असाइन, कैन असाइन, कैन असाइन किसका फंक्शन कर रहे हैं, संघ का कार्य, कैन असाइन यूनियन वर्क, कैन असाइन यूनियन वर्क टू द स्टेट, टू स्टेट, लेकिन क्या जरूरत है, राज्य की सहमति की, विद कंसेंट ऑफ स्टेट, कंसेंट ऑफ स्टेट, थम्स अप करके बताएं बात क्लियर है। यानी कि संघ का कार्य राज्य को सौंपा जा सकता है, और ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 258 क्या में। अब मुझे एक बात बताएं, राज्य पर एक अतिरिक्त दबाव आया या नहीं आया, बेशक उसने सहमति दी, लेकिन एक अतिरिक्त दबाव तो आया, वो कार्य तो किसका था, संघ सरकार का था, लेकिन करना किसको पड़ा, राज्य को करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से जब राज्य पर अतिरिक्त दबाव आएगा तब क्या होगा, तो ऐसी ही व्यवस्था फिर इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 258 ए,
इसमें क्या कहा गया, राज्यपाल इसको